हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो फिर से आज हम क्लास 10th का जो लेसन पढ़े थे उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, ज्योग्राफी क्लास 10th का। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शंस में दिया है अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो जो कोयला है ना वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा को हम लोग किस संसाधन के अंतर्गत मानते हैं, तो इसको हम लोग मानते हैं पुनः पूर्ति योग्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो जो तट रेखा है उससे 200 किलोमीटर जो होता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो डाकू की अर्थव्यवस्था जो है उसका संबंध जो है संसाधन के विदोहन से है। तो इसका आंसर होगा ख। ठीक है, संसाधन के विदोहन से। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा जो होती है उसमें कितने किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। तो इसका आंसर होगा ग, 12.2 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है लघु उत्तरीय में कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको अगर हम सामान्य तौर पर उपयोग में लाते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। ठीक है, जैसे कि देखिए भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया और जीव प्रकाश इत्यादि। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन के अंतर्गत माना गया है। जैसे कि गायक हो गए, कवि हो गए, चित्रकार हो गए इत्यादि की सेवा। अगर देखा जाए तो वर्तमान परिवेश में कह रहा है कि हम उन सारी चीज़ों को रखते हैं जिसमें कि जैसे कि गायक हो गए, कवि हो गए, चित्रकार हो गए, इन सारे ये जो लोग हैं ये अपनी सेवा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ये संसाधन ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। ये तो हम लोग देखे ही हैं कि संसाधन का जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। और प्रसिद्ध जो भूगोलविद है कौन है, तो जिमरमैन, उनके अनुसार क्या है, वो कहते हैं कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। तो संभावी और संचित को संसाधन क्या होते हैं, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं, उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो देखिए पहला है हमारा संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज और अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है। जैसे संभावी संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में अभी मौजूद हैं लेकिन उनका उपयोग में लाने की संभावना रहती है, फ्यूचर में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसका उपयोग अभी नहीं हुआ है। जैसे कि सौर ऊर्जा है, उसका जो है अभी हम लोग यूज़ बहुत कम करते हैं लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा संभावना हो सकता है कि उसका उपयोग हम लोग अधिक से अधिक करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तकनीक जो है वो बहुत कम है, जिसके कारण हम लोग जो सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं। शायद फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारा तकनीक हो जाए जिसके थ्रू हम लोग क्या करें कि जो संभावी है या फिर वो हो सकता है हमारे लिए यूज, उसका उपयोग हम करें। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया गया कि हिमालयी क्षेत्र में जो खनिज हैं
वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा गहराई होने के कारण वहाँ की जो वहाँ पर जो खनिज हैं, गहराई में खनिज जो हैं उनका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तकनीक नहीं है, इसी के कारण। तो फ्यूचर में इन सारी चीज़ों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है संभावी। अब देखिए संचित कोष के बारे में जानते हैं। तो संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन के भंडार के अंश है जिसका उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, किंतु इनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में उपयोग हो सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम लोग भंडार के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि जो नदी है उसका जल जो है उसको हम संचित कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और उससे हम लोग क्या करेंगे तो बिजली जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के अंतर्गत आता है संचित कोष संसाधन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि 4 नंबर है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका को स्पष्ट करना है। संसाधन का निर्माण होता है, अभी हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास जो तकनीक है उतने अच्छे तकनीक नहीं है, जिसके कारण हम लोग जो है संसाधन जो दिए गए हैं प्रकृति के द्वारा उसका उपयोग हम लोग अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब पूछ रहा है कि संसाधन के अगर निर्माण में देखा जाए तो तकनीक की क्या भूमिका है। तो तकनीक की तो बहुत ज़्यादा भूमिका है। जैसे देखिए संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हैं तथा क्या होती हैं कि वो संसाधन के रूप में नहीं लेती जब तक कि किसी विशेष तकनीक के द्वारा जो है उसका उपयोग उसको उपयोगी नहीं बनाया जाए। जैसे कि नदियों के बहते जल से पन बिजली उत्पन्न करना, बहती हुई वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, भूगर्भ में स्थित जो खनिज अयस्क है उसका शोधन करके उसको उपयोगी बनाना, और इन सभी में अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि जो संसाधन है उसमें तकनीक निर्माण जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं हैं अगर हम उनको संसाधन के रूप में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? किसी विशेष प्रकार की तकनीक की ज़रूरत है, और उसी के सहारे हम किसी भी वस्तु को क्या बना सकते हैं? उपयोगी बना सकते हैं। जैसे कि जो नदी है उसमें बहते हुए जो पानी है उससे हम लोग पन बिजली उत्पन्न करते हैं, जो बहती हुई वायु है उससे हम लोग पवन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। भूगर्भ में देखा जाए तो खनिज अयस्क जितने हैं तो उसका शोधन करके उसको उपयोगी बना सकते हैं। खनिज को शोधन मतलब उसमें उसका बहुत सारा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं? खनिज को एक हमारे लिए उपयोगी होता है, उस प्रकार में उसको लाते हैं। और इन सभी में क्या होता है कि अलग अलग तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है हमारे लिए। तो इस प्रकार इन सारी चीज़ों से और इन उदाहरणों से पता चलता है कि हमारे लिए जो तकनीक है वो कितना ज़्यादा उपयोगी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करना है। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि संसाधन का विकास हो रहा है। ठीक है, तो उसमें देखा जाए तो सतत विकास की जो अवधारणा है, ठीक है, सतत विकास की अवधारणा के बारे में क्या व्याख्या करना है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए संसाधन जो है मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। कहने का मतलब है संसाधन जो है वो मनुष्य के लिए एक जीविका का आधार है, जीने का आधार है। अगर जीवन की गुणवत्ता को हम लोग बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? तो सतत विकास की अवधारणा ज़रूरी है। संसाधन जो है प्रकृति प्रदत्त उपहार है, ये हम लोग जानते हैं। इसके अवधारणा के कारण जो है मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसके कारण क्या है कि बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
उसके बाद है कि व्यक्ति का लालच जो है, लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय हास्य ला दिया है। संसाधनों का जो केंद्रीकरण है वो खास लोगों के हाथ में आने से समाज दो भागों में बट गया है, पहला तो संपन्न और दूसरा विपन्न। उसके बाद है कि संपन्न लोग क्या करते हैं कि स्वार्थ से वशीभूत होकर के संसाधनों का विवेकहीन दोहन करते हैं, जिससे जो विश्व जो पारिस्थितिकी है विश्व की, वो घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन अवक्षय, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और अम्ल वर्षा, ठीक है। अगर देखें तो जो उपयुक्त परिस्थिति है, इसके कारण क्या होती हैं, परिस्थितियों से हम लोग निजात पाने के लिए, विश्व शांति के लिए, जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। अर्थात संसाधनों का नियोजित जो उपयोग हो उसको करना चाहिए। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के पर मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को हम लोग कायम बना सकते हैं। और ऐसी अवधारणा जो है सतत विकास कही जाती है, जिसे वर्तमान जो विकास है वो उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, जो भविष्य है वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था, अगर आप लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्लेलिस्ट में है, जाके देख लीजिएगा कि जो स्वामित्व है उसके आधार पर हम लोगों ने उसको 4 भागों में बांटा था। जैसे देखिए यहाँ पर उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्वामित्व के आधार पर देखें तो इसको 4 भागों में कौन कौन है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो कि किसी खास व्यक्ति के क्षेत्र में होते हैं और जिसके बदले में वे सरकार को भी लगान चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर और अन्य जायदाद ही जो है वो संसाधन है जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, जैसे बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि जो हैं ऐसे संसाधन है जिन पर व्यक्ति का जो है अपना निजी स्वामित्व होता है। व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति के क्षेत्र में होता है। बस इस लाइन के कहने का यही मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसके अगर किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है तो उसी संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग हम लोग जो समूह होता है उसके लाभ के लिए करते हैं। जैसे गांवों में क्या होता है, चारण भूमि, शमशान हो गया, मंदिर हो गया या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब इत्यादि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन जो है जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा एवं जो गिरजाघर हैं, इनके रूप में हम लोग ये संसाधन संबंधित समुदाय के लिए जो लोग होते हैं उनके लिए सुलभ होते हैं। इस पूरे जो पैराग्राफ है उसके कहने का मतलब है कि ऐसा संसाधन जो किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन। जैसे मंदिर, मस्जिद, ठीक है, जैसे हम लोग सार्वजनिक पार्क पे जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। उसके बाद है हमारा कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। तो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जो कानून तौर पर हम देखें तो देश या फिर राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत मानते हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। मतलब सरकार चाहे तो उसको एक हक है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों का मतलब यूज करके आम जनता के हित के लिए उसका काम कर सकती है। अगर जैसे कि रोड बनवाना होता है
तो सरकार रोड को चौड़ा करना होता है, रोड बना है लेकिन उसको चौड़ा करना होता है, तो सरकार का ये हक बनता है कि वो किसी के ज़मीन, जितने भी लोग हैं उनके ज़मीन को ले सकती है, लेकिन लोग जो हैं इस पे रोक नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सरकार का एक वैधानिक हक होता है। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। ऐसे संसाधन का नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से अगर देखें तो 200 एनएम का मतलब होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मीन्स होता है दूरी, ठीक है। इस दूरी को छोड़ करके 200 नॉटिकल माइल दूरी को छोड़ करके महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है और ऐसे संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम लोग जो प्राकृतिक संसाधन है उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।